नमस्कार, मैं हरीश स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का। क्या वक्त आ गया कि हम सभी रेशनल माइंडेड लोग मिलके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर सोसाइटी को अवेयर कर एक रेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये रियलाइज़ कराऊंगा कि जहाँ एक तरफ हमारी सोसाइटी गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, जात पात और छुआछूत के नाम पे दुनिया भर के भेदभाव हमारी सोसाइटी में हैं, दुनिया भर के अंधविश्वास और कुरीतियाँ जहाँ एक तरफ हमारी सोसाइटी में है, वहीं दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस होती जा रही है कि अगर हम एक रेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथ में सीमित रह जाएगा। कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, बट सैडली जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। अगले 15 से 30 सालों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण दुनिया या तो बर्बाद हो जाएगी या तो हमेशा के लिए आबाद हो जाएगी। और सब डिपेंड करता है कि पावर में जो गवर्नमेंट है वो कितनी रेशनल माइंडेड है, कितनी साइंटिफिकली लिटरेट और कितनी फार साइटेड है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग पावर और बायोटेक्नोलॉजी में जिस स्पीड से हो रहे हैं, जिस एक्सपोनेंशियल स्पीड से हो रहे हैं, आने वाले 15 से 30 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वो काम कर पाएगा लगभग जो कि एक इंसान कर पाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन, सिंपल मशीन या कंप्यूटर में काफ़ी फ़र्क होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि खुद से सीखता है, जो कि अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और लगातार खुद को और बेहतर बनाते जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं जस्ट आज 2020 की बात भी करूं तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जस्ट आज की टाइम पे 2020 में किस लेवल पे हैं। और अगर हम इस ट्रेंड को, इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर हम आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट करें तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कहाँ पहुँचेंगे। और उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को टैकल करने के लिए आपको अंदाज़ा लगेगा तब कि वाकई में हमें एक रेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, अदरवाइज सोसाइटी बहुत बुरी तरीके से तबाह हो सकती है। तो पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनके। तो पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको गूगल का अल्फागो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो गूगल ने आज से लगभग कुछ साल पहले अल्फागो नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। वो स्पेसिफिकली बनाया था गो गेम खेलने के लिए। गो गेम एक स्टोन्स वाला गेम होता है, एक बोर्ड पे कुछ स्टोन, वाइट एंड ब्लैक स्टोन्स रखे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी ऑक्यूपाई करनी होती है। और उसमें नंबर ऑफ मूव्स इतने होते हैं कि कोई भी कंप्यूटर, आज का सुपर कंप्यूटर भी उन सभी मूव्स को कंप्लीटली नहीं कैलकुलेट कर सकता है। तो अल्फागो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल ने बनाया, गूगल की डीप माइंड कंपनी ने बनाया, उसे गो गेम के आज तक के जितने भी एक्सपर्ट्स ने खेले हुए थे वो सारा डाटा फीड किया गया। और उसके बाद अल्फागो ने खुद से ये चीज़ सीखी कि हाँ किस तरीके से बेस्ट खेला जाए। और उसके बाद अल्फागो ने करंट वर्ल्ड चैंपियन जो गो का था उसे हरा दिया। पर ये बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि उसके बाद गूगल ने एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जिसका नाम था अल्फा ज़ीरो। और अल्फा ज़ीरो को कोई पीरियड नॉलेज नहीं दी गई, कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया गया, सिर्फ उसे गो गेम के रूल्स बताए गए और उसने खुद के साथ, खुद ही इन रूल्स के साथ में गेम खेला। और मतलब जस्ट कुछ 1000 बार या कुछ टाइम इसने अपने साथ ये गेम खेला, कुछ मिनट में खेल चुका होगा ये वो गेम। और उसके बाद इसने जो अपने से पहले जो अल्फा गो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया हुआ था उसके साथ जब अल्फा ज़ीरो ने गेम खेला, गो गेम खेला, तो अल्फा ज़ीरो ने अल्फा गो को 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स हरा दिया। अब इसका मतलब समझते हैं आप, पहले तो अल्फा गो ने ही वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया और उसके बाद अल्फा गो को अल्फा ज़ीरो ने हरा दिया, वो भी 100 आउट ऑफ 100 टाइम। तो इसका मतलब है कि अल्फा ज़ीरो को इस गेम को खेलने के कुछ ऐसे एडवांस्ड एलियन तरीके मालूम है जो कि हमारी समझ से भी बिल्कुल परे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेज़ी से चीज़ें सीखता है और कितनी बेस्ट तरीके से चीज़ें ऑप्टिमाइज करता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ रॉस का। रॉस वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लॉयर। ये एंड्रयू नाम के एक व्यक्ति ने आज से लगभग 3 साल पहले बनाया था रॉस नाम का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बेसिकली एक लॉयर है, यानी एक एडवोकेट है, एक अटॉर्नी है।
और ये क्या काम करता है, ये सारे लीगल रिसर्च का काम करता है। यानी कि जिस लीगल रिसर्च के काम में किसी वकील को कई हफ्तों का वक्त लग जाता है, वो ये रॉस नाम का ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया हुआ है, ये उसे कुछ मिनट में कर लेता है। मतलब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम या फिर आपकी अपनी कोई भी लीगल प्रॉब्लम रॉस को बतानी, जिस तरीके से आप किसी कलीग को बताते हैं, और वो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस आपको करने हैं, बिल्कुल एक एक्सपर्ट वकील की तरह आपको वो सब बता देगा। तो ये आज के वक्त में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की पेस है, रफ्तार है। आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरीके से मैंने अभी आपको दो एग्जांपल बताए, एक तो कुछ भी कोई सी भी नई चीज़ सीख पा रहा है और इंसान से कहीं ज़्यादा बेहतर सीख पा रहा है, और दूसरा जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक रॉस का एग्जांपल दिया जो कि एडवोकेसी के फील्ड में इंसानों से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आगे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। सर्जरी के फील्ड में आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे खासे सर्जन को मात दे रहा है। यानी अंगूर के छिलके को दोबारा से सर्जरी करके जोड़ दे रहा है, बहुत डेलिकेट और प्रिसाइज सर्जरी कर ले रहा है, और किसी भी सर्जन से ज़्यादा बेहतर सर्जरी परफॉर्म कर ले रहा है। और एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के वक्त में किसी भी बीमारी को किसी भी डॉक्टर से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर ले रहा है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। रेडियोलॉजिस्ट जो कि एक्सरे देख के बीमारी का पता लगाते हैं, तो उनकी एक्यूरेसी जनरली 60-70% के आसपास में रहती है, और वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियोलॉजिस्ट का काम बहुत बखूबी निभा रहा है। यानी कि वो एक्सरे देख के ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी से किसी भी बीमारी को आइडेंटिफाई कर ले रहा है। ब्रेन ट्यूमर को अभी शायद चाइना में बायोमाइंड करके उन्होंने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाई थी, जो कि ब्रेन ट्यूमर को कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे खासे एक्सपीरियंस डॉक्टर से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से ब्रेन ट्यूमर्स को पकड़ ले रही थी। मैमोग्राम्स की स्टडी करके ब्रेस्ट कैंसर को कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पकड़ ले रहा है। तो तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हम किस तरीके से लगातार एडवांस होते जा रहे हैं। आज से लगभग 17 साल पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक शुरू किया गया था 1988 में, और 2003 में जाके वो ख़त्म हुआ 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद। और ये 15 साल लगे साइंटिस्टों को इंसान के जीन को कंप्लीटली सीक्वेंस करने में, और लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर की लागत लगी थी उस वक्त। और आज के वक्त में कितना लगता है? आज के वक्त में महज 2 से 3 दिन में आप अपना कंप्लीट जीन सीक्वेंस करा सकते हैं, और वो भी अंडर $1000। तो आप सोच के देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किस रफ्तार से हो रहे हैं। और जीन सीक्वेंसिंग की इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट करें, तो शायद आप अपने स्मार्टफोन पे लगे किसी अटैचमेंट से ही जस्ट कुछ मिनटों में अपना कंप्लीट जीन सीक्वेंस कर पाएंगे। ये तो जीन सीक्वेंसिंग की बात थी। सिर्फ जीन सीक्वेंसिंग से काम नहीं चलता है ना। जीन सीक्वेंस करने के बाद बीमारी हमने पता कर ली, उसके बाद अगर आपकी आने वाले, अगर आप चाहते हैं अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर अगर आपकी आने वाली पीढ़ी में न पहुंचे आगे, तो उसके लिए आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद लेनी पड़ेगी। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में आज के टाइम पे लेटेस्ट इन्वेंशन है CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 की टेक्नोलॉजी ये इतनी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है कि आज के वक्त में साइंटिस्टों ने CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी की हेल्प से जेलीफिश का डीएनए निकाल के बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों और सी हॉर्सेस होते हैं, उनमें वो डीएनए एडिट करके डाला, और छोटी छोटी चमकने वाली मछलियाँ, ग्लो करने वाली मछलियाँ और ग्लो करने वाले सी हॉर्सेस बनाए। ट्रांसपेरेंट फ्रॉग बनाया हुआ है, और ग्लो करने वाली फ्रूट फ्लाइज भी बनाई हुई है, और भी बहुत सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। आज के वक्त में अगर ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस में भी साइंटिस्टों ने ऑलमोस्ट जीन्स इतनी सही तरीके से आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि अगर आपको अपने बेबी की आंखें किसी और कलर की चाहिए, ब्राउन ब्लू कलर की चाहिए, या फिर हाइट और मस्कुलरिटी थोड़ी अच्छी खासी चाहिए, या फिर IQ अच्छा खासा चाहिए, तो वो भी किया जा सकता है। अलग बात है कि अभी वो सोसाइटी इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए प्रिपेयर नहीं है, इसलिए ये चीज़ें अभी गवर्नमेंट्स की तरफ से ये चीज़ें अभी लागू नहीं की गई हैं। पर जानवरों में ये एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, और आज के वक्त में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर पिग्स हो गए, हॉर्स हो गया, और बुल्स भी मौजूद हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियर करके उन्हें बहुत ज़्यादा मस्कुलर बनाया हुआ है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, अगर हम इसे फ्यूचर में प्रोजेक्ट करें तो आने वाला टाइम हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज़ का है, यानी डिज़ाइनर बेबीज़ का है। जिस तरीके से आपने सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील मूवी देखी होगी, उसमें उसके प्लेनेट पे क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेबीज़ पैदा होते हैं सारे के सारे, और सुपरमैन इकलौता नेचुरल बेबी होता है। तो वो जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग बेबीज़ का कॉन्सेप्ट है वो आने वाले कुछ सालों में, यानी कि 15 से 30 सालों में एक रियलिटी होने वाला है। चौथे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो हो रहा है हमारी कंप्यूटिंग पावर में। हमारी कंप्यूटिंग पावर लगभग एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, जिसे मोर्स लॉ कहा जाता है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, इस लॉ के हिसाब से हर ऑलमोस्ट 18 महीने से 2 साल में डबल हो जा रही है। आपने देखा होगा आपके पास कभी 256 MB रैम वाले फ़ोन आते थे, फिर 1 GB वाले आए, फिर 2 GB वाले आए, 4 GB वाले आए, 8 GB वाले आए, आज 12 और 16 GB रैम वाले स्मार्टफोन हमारे पास अवेलेबल हैं। ये तो रैम की बात है, और कंप्यूटिंग पावर जो उनकी प्रोसेसिंग पावर है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। उनका अंततः स्कोर अगर हम देखें तो वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट को, ये जो मोर्स लॉ वाले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कंप्यूटिंग पावर में, इसे अगर हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि आज तक बिल्कुल सही निकलते हुए आ रहा है, तो ये फ्यूचर में 2045 की डेट है, जिसे हम टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहाँ पे कि कंप्यूटिंग पावर, कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर ह्यूमन ब्रेन की कंप्यूटिंग पावर को मैच कर जाएगी। और उस टाइम पे इस इतनी तगड़ी कंप्यूटिंग पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लगातार ग्रोथ होते जा रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना डेडली कॉम्बिनेशन होगा, या तो पूरी सोसाइटी तबाह हो जाएगी या तो कंप्लीटली आबाद हो जाएगी। और ये सब डिपेंड करेगा कि उस वक्त में, यानी कि आज से आने वाले 15 से 30 सालों के अंदर में हमारे पास किस टाइप की गवर्नमेंट है। अगर एक रेशनल, साइंटिफिकली लिटरेट, फार साइटेड गवर्नमेंट हुई तो डेफिनेटली सोसाइटी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। तो उम्मीद है मैं आपको रियलाइज़ करा पाया हूँगा कि एक तरफ हमारी सोसाइटी कितनी बुरी हालतों से जूझ रही है, और दूसरी तरफ हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं वो किस लेवल पे हो रहे हैं, और उनका फ्यूचर में अगर हम उन्हें प्रोजेक्ट करें तो किस लेवल पे वो जाके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे। ये आपको तय करना है कि क्या हमारी सोसाइटी इसके लिए आज के वक्त में प्रिपेयर है, क्या हमारी गवर्नमेंट्स इतनी रेशनल हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम सभी रेशनल माइंडेड लोगों को मिल के सोसाइटी को अवेयर करके एक रेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि जो आने वाली सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं वो सोसाइटी के हर कोने तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, पूरी ह्यूमैनिटी को इसका बेनिफिट मिल पाए। उम्मीद है 2024 तक, जो कि इंडियन जनरल इलेक्शन नेक्स्ट होने वाले हैं, क्योंकि अगर तब तक हम अगर सोसाइटी को अवेयर नहीं कर पाए तो फिर से 5 साल बर्बाद होंगे। तो उम्मीद है इन 3 सालों में हम सब लोग साथ में मिलके सोसाइटी को अवेयर करेंगे, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेंगे और एक रेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।